हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 7th ऑफ नवंबर 2020। तो आज है तारीख 7 नवंबर 2020 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। और गाइस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। नहीं मिलता है चैनल कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक को क्लिक करो और जाकर इस चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ जो हमारे करंट अफेयर्स आता है न्यूज़पेपर में, उसका बैकग्राउंड पोर्शन, बैकग्राउंड एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे देखो न्यूज़पेपर में LAC के बारे में बताया गया, सिर्फ और सिर्फ जिक्र करा गया LAC, लेकिन इसका आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा ये LAC के बारे में क्या क्या बातें हैं, ठीक है, कहाँ पर है। और आप इसके बारे में और भी डिटेल देखने को मिलेगी आप लोगों को, कौन कौन से सेक्टर्स में डिवाइडेड है LAC, ये सारा एक बैकग्राउंड पोर्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अभी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना। आपको सिर्फ एक छोटा सा सपोर्ट दिखाना है रेड कलर का बटन दबा के। नाउ बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हम लोग हमेशा ही कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन को लेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है, देखो CBI काफ़ी बार पढ़ा होगा आपने, ठीक है, CBI काफ़ी बार पढ़ा होगा। मुझे CBI वर्सेस CID के बारे में बता दो। और ये मैंने दोनों ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। CBI के बारे में काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, CID के बारे में काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पता होगा सभी लोगों को। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, सभी बताना। और बहुत सारे लोग जो है डेली आंसर करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आंसर लगता है। जैसे कि यहाँ पे मैं नाम बताऊँ तो मुझे काफ़ी बच्चों के नाम याद हैं। सौरभ अंजन का नाम याद है, श्वेता मकवान, आशीष रूद, उस उनका भी आंसर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो ये जो आंसर्स हैं, प्रिया सिंह, इन लोगों के आंसर जो काफ़ी अट्रैक्टिव आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के नाम याद हो चुके हैं और भी बहुत सारे लोग आंसर लिखते हैं। सभी के मैं देख लेता हूँ, बहुत सारे लोग आंसर लिखते हैं, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ पे आप लोग इनका आंसर देखोगे अट्रैक्टिव है, तो उस तरीके से आप लोग आंसर लिखो। और जो है डेली बेसिस पे लिखने की कोशिश करा करो, जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई यहाँ पे कोई बड़ा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता नहीं हूँ, जानबूझकर मैं कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता, ओके। और एक छोटा सा मैं मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप लोग सभी अटैम्प्ट करा करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं यहाँ पर स्टूडेंट कि जो मैं दो क्वेश्चन पूछता हूँ उसमें से एक ही अटैम्प्ट करते हैं, मैप वाला अटैम्प्ट नहीं करते हैं, या फिर मैप वाला अटैम्प्ट कर लेते हैं, दूसरा वाला अटैम्प्ट नहीं करते हैं। दोनों अटैम्प्ट करा करो, ठीक है। अगर हम मैप बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें आज का, पहला तो हमारा CBI और CID के बारे में हो गया, और सेकंड जो हमारा हो रहा है यहाँ पर, सेकंड आप देखना है जाके बुल्गारिया को, ठीक है, बुल्गारिया को जाकर देखना। और मैप में जाकर देखना और उसकी कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है बुल्गारिया की, वो सब की सब नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, ठीक है। तो सेकंड हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन कौन सा है, बुल्गारिया। तो जाओ मैप में देखो और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने जाकर मैप में देख लिया है। नाउ बढ़ते हैं आगे और अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 पे हम लोगों को ये आर्टिकल दिखेगा। अभी आप लोगों को कल आपने देखा होगा कि जो जो बाइडन है, अभी हम लोग जो USA के इलेक्शन को लेकर किस बात के लिए कंसर्न थे सबसे ज़्यादा, ये हम लोग थे, एक स्टेट बचा था सबसे बड़ा स्टेट, एक आदमी अभी और थोड़े बहुत बचे थे जैसे कि, लेकिन सबसे जो मेन था वो था पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया को हम समझ रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी जीतते हैं, पेंसिल्वेनिया को अगर जीत लेते हैं और जॉर्जिया को अगर जीत लेते हैं, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आगे निकल सकते हैं, टक्कर का मामला हो सकता है। लेकिन हुआ क्या कल कि यहाँ पर जो बाइडन जो है, अपोजिशन है डोनाल्ड ट्रंप के, वो जीत चुके हैं पेंसिल्वेनिया को। यहाँ पर आप कह सकते हो खेल खत्म हो चुका है पूरी तरह से। अब यहाँ पर गारंटी के साथ जो बाइडन की सरकार आने वाली है, जो बाइडन यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी तरह से खेल समाप्त हो चुका है, अब कुछ यहाँ पर लेना देना नहीं रह गया है, जीत गए जो बाइडन। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो, क्योंकि जो बड़े बड़े स्टेट्स थे वो सब जीत चुके हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर उसी के ऊपर बात करी गई है कि जो पेंसिल्वेनिया है, लीड गेट्स बाइडन क्लोजर टू दी विक्ट्री, क्योंकि पेंसिल्वेनिया के ऊपर सारा यहाँ पर टिका हुआ था मामला। लेकिन अब यहाँ पे फाइनली पेंसिल्वेनिया, हम लोग सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, जो बाइडन के हाथ में गए है पेंसिल्वेनिया स्टेट, और यहाँ पर साथ ही साथ इसको अब जीत चुके हैं। तो अब यहाँ पर इनकी जीत थोड़ी सी और, मतलब अपनी जीत के करीब और ज़्यादा पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ पर गारंटी के साथ है इनकी सरकारी बनेगी। अब यहाँ पर यही आने वाले हैं जो बाइडन, ओके। नाउ तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का आप कह सकते हो जितना टाइम पीरियड था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है।
आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे बचे कुछ स्टेट थे, जैसे कि अभी हम जिसके ऊपर टिके हुए थे, नेवाडा, अरिजोना, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया। तो हम सोच रहे थे अभी कुछ स्टेट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास जा सकते हैं, कुछ का भी प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता था उस समय। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिला कि सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल देखने को ये मिला। सब जो बाइडन के सब जो स्टेट्स हैं ये जो बाइडन ने जीत लिए हैं ना, वो अपनी जीत के करीब हैं। तो अब देखेंगे क्या होता है आगे। फिलहाल तो अब यहाँ पर जो बाइडन को आना है। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर ये वाला नजर आएगा, इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एलएसी। यहाँ पे सीडीएस ने बोला, जो हमारे बिपिन रावत जी हैं इन्होंने बोला। ये सीडीएस क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कौन है? हमारे बिपिन रावत जी। देखो अभी यहाँ पर चाइना से हमारी मीटिंग तो पता नहीं कब से चलती हुई आ रही है, लगातार आप कह सकते हो जब से मई से जो है ये दोनों बीच में स्टार्ट हुआ है। इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है मई से ही, और आप देख सकते हो पूरा साल निकल गया ऐसे ही डिस्प्यूट दोनों के बीच में चल रहा है। तो काफ़ी सारी मीटिंग हो चुकी है दोनों के बीच में, बहुत सारी कॉप्स कमांडर मीटिंग हो चुकी है। तो अभी 8th राउंड हुआ है। अभी कौन सा हुआ है? 8th राउंड की मीटिंग हुई है। तो उसमें यहाँ पर फ्राइडे को, अभी यहाँ पे फ्राइडे को तो 8th राउंड की मीटिंग हुई है। तो उसमें देखते हुए यहाँ पर हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी ने बोला यहाँ पर कि इंडिया जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा शिफ्टिंग ऑफ एलएसी। ठीक है, यहाँ पर एलएसी के ऊपर ही तो आया, यानी जो एलएसी जो हम यहाँ पर एलएसी है यहीं पर तो चाइना घुसकर आया है। तो यहाँ पर इतना कुछ अब एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि अब बहुत सहन कर लिया, बहुत टाइम हो गया हम लोगों को ये झेलते झेलते। और कल भी मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि चाइना का जो है, आप इंटरलिंक कर लो कल वाले आर्टिकल को। कल मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि चाइना का हम आज से नहीं देख रहे हैं, चाइना का कई साल पहले से ही, शुरुआत से इतिहास देखोगे तो चाइना का बहुत पहले से यहाँ पर ये काम है। चाइना बार बार टेरिटरी को आप कह सकते हो कैप्चर करने की कोशिश करता है। जैसे कि अभी अभी हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हो करंट में इंडिया की एक टेरिटरी कौन सी, अक्साई चीन को यहाँ पर कैप्चर कर रखा है ना। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि चाइना की तो हरकतें ही ऐसी हैं। तो अब की बार हम लोग हो चुके हैं पूरी तरह से तंग। अब यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले इन सारी चीज़ों को। यहाँ पर 8th कॉप्स कमांडर मीटिंग में यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी हैं। तो अब बिल्कुल भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, बहुत सारे नए बच्चे होंगे जिन्हें एलएसी के बारे में नहीं पता होगा। जो डेली व्यूअर होंगे उन्हें सभी को पता होगा, क्योंकि मैं काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ एलएसी के बारे में, नोट्स वगैरह बता चुका हूँ एलएसी के बारे में। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी, तो ये क्या है चलो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है ये, और आपको उसके साथ एक और चीज़ जानने को मिलेगी ना। अगर हम बात करें एलएसी की, देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये क्या है? ये एक डिमार्केशन है। डिमार्केशन मीन्स यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, एफपी लिख दे रहा हूँ, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, ये हो गई हमारी एलएसी। ठीक है, जो कि आप कह सकते हो सेपरेट करती है इंडियन टेरिटरी और चाइना की टेरिटरी को अलग अलग, यानी कि अलग अलग कर देती है। ये डिमार्केशन जो हमारा पॉइंट है, आप बॉर्डर टाइप का कह सकते हो, जो एलएसी है ये इंडिया को अलग कर रही है, चाइना को अलग कर रही है। ओके, नाउ यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर जो, यहाँ पे मैं अभी एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। जो इंडिया बोला जाता है, इंडिया कंसिडर करता है, इंडिया की साइड से जो एलएसी है वो 3488 किलोमीटर्स लॉन्ग है। चाइना की साइड से है वो 2000 किलोमीटर लॉन्ग है। देखो कहीं कहीं पर नंबर्स अलग हैं, अब सब जगह सर्च करोगे अलग अलग नंबर्स हैं, पता नहीं इसमें क्या है। अभी आप टोटल करोगे तो ये अलग बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखने ज़रा क्या यहाँ पर मामला बैठ रहा है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखूंगा, क्योंकि सब जगह यहाँ पे थोड़े बहुत नंबर्स ऊपर नीचे, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, फिलहाल तो आप इसे इतना ही याद रखो कि जो इंडिया कंसीडर करता है 3488 किलोमीटर्स की लॉन्ग, और इंडिया की साइड से जो एलएसी है वो 3488 किलोमीटर्स की है, और चाइना की साइड से 2000 किलोमीटर्स की। अभी अभी आप इसे याद रखो। ठीक है, यहाँ पर अभी आप इसे एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट, इसे याद रखो ना। अगर हम बात करें, ये एलएसी हमारी 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दी गई है, ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। तो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एलएसी? यहाँ पर देखोगे तो आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को उत्तराखंड, तीसरी जो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ये सब हमें एलएसी देखने को मिलेगी। आई होप आप लोगों को मैप क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न सेक्टर, ये हो गया हमारा सेंट्रल सेक्टर, ठीक है, मिडिल सेक्टर कह लो, और ये हो गया हमारा ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एलएसी है, याद रखना ना। यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, वो ये है, देखो इंडिया और चाइना के बीच में जो विवाद रहता है, डिस्प्यूट रहता है, वो
मेनली 3 रीजन में रहता है। वो कौन कौन से रीजन में रहता है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो अक्साई चीन वाले रीजन में, आपको पता ही होगा, ये जो अक्साई चीन वाला जो रेड रेड पोर्शन है ये चाइना ने कब्जा कर रखा है इसके ऊपर। और ये जो पीओके है ये पाकिस्तान के पास है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ वो इतना एरिया ये हमारे पास है ना। तो यहाँ पे जो इतना एरिया रेड वाला एरिया है यहाँ पर डिस्प्यूट रहता है इंडिया और चाइना के बीच में। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर में रहता है डिस्प्यूट इंडिया चाइना के बीच में। और उसके बाद यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में रहता है। तो इन तीनों ही एरिया में जो है इंडिया और चाइना के बीच में विवाद रहता है। याद रखना ज़्यादातर यहीं पर देखने को मिलता है। नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नाउ पेज नंबर 2 के ऊपर आपको ये दो छोटे छोटे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ये आर्टिकल एक महीने से लगातार आ रहे हैं, मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम इन्हें स्किप करेंगे, पक गए सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पॉल्यूशन से रिलेटेड है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे आप ये वाला आर्टिकल देखोगे, ये दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की बात करी जा रही है। तो अभी मैंने रिसेंटली काफ़ी दिन हो गए एक आर्टिकल कवर किया था जहाँ पर बात करी जा रही थी कि जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा, है ना। मैं डिटेल में मैंने कवर किया था कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा, ये सब बातें करी गई थी। नाउ अब वो जो पैनल है वो पैनल अपना काम स्टार्ट करेगा स्टबल बर्निंग को चेक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि स्टबल बर्निंग के लिए को देखने के लिए ही वो पैनल बनाया गया था कि जो स्टबल बर्निंग है वो ना करी जाए। अब यहाँ पे स्टबल बर्निंग क्या है, देखो, इसको पराली जो होती है ना उसको जला देते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ओके, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टबल बर्निंग। तो उसको रोकने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, पैनल वगैरह बना रखा है जिससे कि एयर पॉल्यूशन ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 4 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 4 पे हमारा एक आर्टिकल है यहाँ पर। हरियाणा में हूच की वजह से लोग मरे। हूच की वजह से 16 लोग मर गए। हूच कौन सी बीमारी है पता है आपको? ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी दिन पहले, क्योंकि इससे हूच की वजह से काफ़ी लोग मरते हैं। अभी हो गए शायद 2-3 महीने, हूच की वजह से हरियाणा में लगातार 100 लोग मरे थे, है ना। अब ये हूच है क्या, बीमारी है क्या कोई? हूच नकली दारू, ठीक है, इलीगल लिकर आप कह सकते हो, इलिसिट लिकर कह सकते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से लोग मरते हैं। अब यहाँ पर इलिसिट लिकर यानी हूच ये है क्या, तो चलो इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है क्योंकि इस बार जो है ये हूच भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार हम लोगों ने देख लिया हूच के बारे में, बहुत बार आ चुका है ये हूच। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हूच ये है क्या? देखो, पहले तो एक तो होता है हमारा अल्कोहल, ये याद रखना। एक तो हमारा तो है अल्कोहल और दूसरा होता है हमारा इलिसिट लीकर। यानी एक तो हमारी तो हो गई जैसे दारू होती है, लीगल तरीके से बनाई जाती है, सही होती है, ठीक है। दूसरी होती है इलीगल तरीके से जो बनाई जाती है, उसे कहते हैं इलिसिट लीकर और उसे कहते हैं हम लोग हूच। नाउ अगर हम बात करें जो हमारी अल्कोहल होती है, अब ये अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, इनको छान वगैरह के सही 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 तरीके से एक लीगल तरीके से बनाया जाता है। एक आप कह सकते हो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग चलती है जिस तरीके से चलाई जाती है। ओके, तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं इसके अंदर वो होता है इथाइल अल्कोहल और इथानॉल। ये हमारे शरीर के लिए नुकसान नहीं देते। लेकिन अब यहाँ पर जो ये है इलिसिट लिकर यानी हूच, अब इसे देखो बनाते हैं इलीगल तरीके से, कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता। तो इसमें क्या करते हैं, केमिकल्स वगैरह मिला डालते हैं और उन केमिकल्स की वजह से यहाँ पर ये हो जाती है काफ़ी ज़्यादा जहरीली। जहरीली हो जाती है ये दारू। और यहाँ पर इसको पॉइजनस कैसे बना दिया जाता है, मतलब ये इतनी पॉइजनस हो कैसे जाती है? देखो, एक तो यहाँ पर कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है, तो ये अपने तरीके से बिना किसी कुछ जानकारी के या बिना किसी तरीके से जो है अपना बनाए पड़े हैं ये। और इसमें क्या होता है, जो मीथानॉल और मिथाइल अल्कोहल है ये प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। हम लोग होना क्या चाहिए था प्रोड्यूस इसके अंदर, इथानॉल, ठीक है। इथानॉल यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इसमें हो क्या क्या प्रोड्यूस, मीथानॉल। अब ये मीथानॉल और इथानॉल में डिफरेंस है। इथानॉल तो चलो बॉडी के लिए सही है, लेकिन मीथानॉल जो है बहुत खतरनाक है। इवन यहाँ पे अगर आपने मीथानॉल कंज्यूम कर लिया थोड़ा सा भी, अगर आपने 30 ml 10 ml अगर आपने कंज्यूम कर लिया मीथानॉल को, तो आप यहाँ पे अंधे हो सकते हो। और 30 ml अगर कंज्यूम कर लिया तो डेथ हो सकती है किसी भी पर्सन की 10 से 30 घंटे के अंदर अंदर। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक है। अब ये मीथानॉल प्रोड्यूस हो जाता है किसके अंदर, इलिसिट लिकर के अंदर, जो यहाँ पर ये अवैध तरीके से बनाई जाती है दारू। ओके, समझ गए ना क्या है ये? एक तो होता है हमारा अल्कोहल जिसमें इथानॉल होता है, लेकिन जो हमारी इलिसिट लिकर होती है उसमें हो जाता है मीथानॉल प्रोड्यूस हो जाता है, और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। नाउ अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, यार ये ट्रीटमेंट क्या है हूच का? देखो, हूच हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पर देखो ट्रीटमेंट है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये सब केमिस्ट्री के टर्म्स हैं, याद रखना। इथाइल अल्कोहल यहाँ पे इसका एक ट्रीटमेंट है, इथाइल अल्कोहल कह लो या फोमिपिजोल कह लो। इसको हम लोग एंटीडोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको बचाएगा। और कैसे, जो ये आपकी बॉडी में मिथाइल पहुंच चुका है, मिथाइल अल्कोहल पहुंच चुका है, यानी इलिसिट लिकर पहुंच चुकी है, वो यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगा। ओके, जिससे कि आपको बच सकते हो। ओके, ना उसके बाद एक एडवांस ट्रीटमेंट होता है जिसमें हेमोडायलिसिस कहते हैं। इसमें क्या होगा कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव कर देंगे आपकी ब्लड स्ट्रीम से, यानी कि जो जहर आपके खून में दौड़ रहा है उसको इस हेमोडायलिसिस से अलग कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दूसरा प्रोसेस ये है। तो हूच के बारे में याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हूच के। ओके, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 8 पे वही सेम आर्टिकल है जो कि हमने अभी कवर किया है। इंडिया जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा एलएससी को लेकर शिफ्टिंग के ऊपर, तो और ठीक है, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल था। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से आर्टिकल्स हैं। और ये जो अर्नब का वाला केस है, ये मैंने सुबह 5 बजे वाली वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया। अर्नब गोस्वामी वाला जो है केस आपको देखने को मिलेगा, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करा गया है। तो क्या क्या है इसके अंदर, वो मैंने सुबह 5 बजे वाली वीडियो में डिस्कस करा है, तो 5 बजे वाली वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 10 पे आप लोग को यहाँ पर एक आर्टिकल नजर आएगा, ये इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू डिस्ट्रीब्यूट फोर्टिफाइड राइस एट गवर्नमेंट स्कूल्स। देखो यहाँ पे बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। अभी हमने एक आर्टिकल कवर किया था कि बात ये करी जा रही थी कि फोर्टिफाइड राइस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में एज इन द फॉर्म ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम्स। मिड डे मील प्रोग्राम्स में यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? फोर्टिफाइड राइस एक न्यूट्रिशियस राइस होता है एज कंपेयर टू जो हम कंज्यूम करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग नॉर्मली राइस खाते हैं, उसके अगर हम कंपैरिजन में देखें तो जो फोर्टिफाइड राइस होता है इसके अंदर एक्सेस न्यूट्रिशन होता है, फॉलिक एसिड और काफ़ी वाइटामिन वगैरह देखने को मिलते हैं, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, और भी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं, आयरन होता है इसके अंदर। तो एक फोर्टिफाइड राइस है, इससे क्या होगा, बच्चे को पोषण मिलेगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी गई थी कि 112 डिस्ट्रिक्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, ठीक है। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है कि यहाँ पर देखो एक एक्सपर्ट वॉर्न क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग जर्नी लाइज अहेड, इम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस एट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर इन 15 स्टेट्स एंड देयर इज अ नीड टू ब्रिंग मिलर्स एंड स्नैक मैन्युफैक्चरर्स ऑन बोर्ड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी कंट्रोल। देखो अगर आप इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हो कि बच्चे को फोर्टिफाइड राइस खिलाओगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ज़रूरत है कि आप मिलर्स को लेकर आओ, साथ ही साथ जो स्नैक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लेकर आओ बोर्ड में, ताकि क्या कर सकें हम, ये जो राइस है इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। नाउ अब यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इससे रिगार्डिंग। यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें दी हैं टेलीग्राम पर, आप जाकर इसे पढ़ सकते हो, सोशल जस्टिस से रिलेटेड कर सकते हो उस आर्टिकल को। फोर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में जो अभी हमने एक्सटेंड करा है फोर्टिफिकेशन स्कीम को, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में यह है कि गवर्नमेंट ने तय किया है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, फोर्टिफाइड राइस देंगे बच्चों को, ताकि जो बच्चे के अंदर डिजीज़ है या फिर अंडर न्यूट्रिशन चल रहा है बच्चा, तो क्या हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फोर्टिफाइड राइस है ये हम लोग देने वाले हैं थ्रू दी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, ICDS के थ्रू, साथ ही साथ मिड डे मील्स प्रोग्राम्स के थ्रू यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें देंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नाउ यहाँ पर अब क्वेश्चन उठता है, ये मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। जो मिड डे मील स्कीम है ये लॉन्च करी गई थी 1995 में एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये प्रोवाइड करती है हर बच्चे को विद द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, हर बच्चे को प्रोवाइड करती है 6 से लेके 14 साल तक, जो कि क्लास 1 से लेके 8वीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ये कुक्ड मील, एक गर्म खाना, एक अच्छा डिलीशियस खाना प्रोवाइड कराने की बात करी जाती है इसके अंदर में। तो फिर यहाँ पर अब क्या होगा, इसमें हमने थोड़ी बहुत चीज़ें बढ़ा दी हैं। नाउ हम लोग अब फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा बच्चे की ग्रोथ के लिए। नाउ अभी एक और वर्ड आया था, देखो हम मिड डे मील के थ्रू क्या करेंगे, इन जो फोर्टिफाइड राइस है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड सेकंड जो है हम लोग ICDS के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये ICDS क्या होता है, ये लॉन्च करा गया था 2 अक्टूबर 1975 को। अब ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, स्कीम है, ये ऑफर करती है पैकेज ऑफ 6 सर्विसेज को, 6 सर्विसेज को ऑफर करती है। और वो 6 सर्विसेज कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पर, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज टू द चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन को यहाँ पर बच्चों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और कौन सी एज से कौन सी एज तक, 0 से लेकर 6 ईयर्स तक,
ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पे सारी चीज़ें, एंड लैक्टेटिंग मदर्स को, यानी कि जो बच्चे दूध वगैरह पी रहे हैं, ठीक है, तो उन सबको यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं अंडर दिस स्कीम या अंडर दिस सर्विस। तो इसके थ्रू भी हम लोग क्या करेंगे, इस राइस को प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि यहाँ पे इन लोगों का भला हो और जो है आगे तक यहाँ पर इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिले। नाउ अगर हम दुनियादारी में देखें पेज नंबर वर्ल्ड पे, तो फिर यहाँ पर वही यूएसए के इलेक्शन की, अभी यहाँ पर जो बाइडन आने वाला है, पेंसिल्वेनिया जो है ये हमने अभी कवर किया, पेंसिल्वेनिया की वजह से क्या होगा, जो बाइडन की विक्ट्री होने वाली है। और यहाँ पे आप कह सकते हो जो बाइडन आप कह सकते हो डेफिनेटली जीतेंगे, जीतेंगे, गारंटी है कि हाँ जो बाइडन की सरकार आने वाली है। पूरा पेज पे वही चीज़ें भरी हुई हैं। नाउ चलते हैं अपने एडिटोरियल्स के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज सैटरडे को पेज नंबर 7 पे ग्राउंड जीरो आता है। ग्राउंड जीरो हमारे काम का नहीं है, जिस दिन काम का होगा उस दिन डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पर हम पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल पर देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो यहाँ पर यूएसए से रिलेटेड आर्टिकल हैं। एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा यूएसए के इलेक्शन को लेकर, अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पे वही बात हो रही है, बाइडन इंडिया एंड कंफर्ट इन द ओल्ड नॉर्मल। देखो क्या होता है, बाइडन आए हैं, जो बाइडन आएंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और काम करे, जो बाइडन कुछ और काम करेंगे, दोनों के बीच में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बात करी जा रही है कि इंडिया के रिलेशन जो हैं जो बाइडन के साथ नॉर्मल रहेंगे, इतना ज़्यादा बुरे नहीं रहने वाले। यहाँ पर ये सारी बातें करी जा रही हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को ये वाला आर्टिकल नजर आएगा, ये न्यू डॉन के बारे में बात हो रही है, यानी कि नई सुबह। किस तरीके की नई सुबह की, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्हें बोल दो अब बाय बाय, क्योंकि अब गारंटी के साथ जो है जो बाइडन की सरकार आएगी। वापस वही बात, पूरे न्यूज़पेपर में यही बात कवर करी गई है, क्योंकि सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी पेंसिल्वेनिया थी, जॉर्जिया थी, जहां पर 20 इलेक्टोरल वोट, 16 इलेक्टोरल वोट थे। नाउ क्या था यहाँ पर, ये लग रहा था कि ये स्टेट कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा। फाइनली यहाँ पर ये स्टेट जीत चुके हैं जो बाइडन, तो यहीं पर खेल समाप्त, गेम ओवर, नाउ काम खत्म हो चुका है। और जो है अब जो बाइडन गारंटी के साथ जीतेंगे। और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी बन रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, एक सिचुएशन यहाँ पर ये बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो गलत हुई हैं। कुछ चीज़ें क्या गलत हुई हैं कि यहाँ पर उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि यहाँ पर कुछ चीटिंग वगैरह करी गई है, या फिर ऐसा फ्रॉड करा गया है कि जो बाकी जो बचे वोट्स थे वो सब फेवर में थे जो बाइडन के। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसी बोली गई, कह रहा है। और उन्होंने बोला कि ये जो है ये मुद्दा मैं उठाऊंगा व्हाइट हाउस में, ये मुद्दा उठाऊंगा, और यहाँ पर देखूंगा कि वहाँ पे मुद्दा उठाने के बाद ये बात करूंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे देखा जाएगा। और यहाँ पर आपको पता होगा यूएसए में व्हाइट हाउस को लेकर एक और मुद्दा है क्या, कि व्हाइट हाउस जो है हमारे जजेस वगैरह हैं व्हाइट हाउस के, वो अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट को वो अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाएगा अभी क्या क्या होता है आने वाले टाइम में। फिलहाल तो अभी इतनी खबर है तो इतने का मजा लो, आने वाले टाइम में देखेंगे क्या होगा। और बिल्कुल सेम चीज़ें यहीं पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाइडन से रिलेटेड बातें, कि यहाँ पर ट्रंप के साथ हमारे रिलेशंस कैसे थे, बाइडन के साथ कैसे होने वाले हैं। जो बाइडन के साथ हम लोग को अंतर दिखेगा, लेकिन हालांकि हम मान रहे हैं कि जो बाइडन के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो इतने ख़राब नहीं रहेंगे, नॉर्मल्स रहेंगे। ठीक है, और आगे कहानी कैसे कैसे चलेगी ये देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेसिडेंट बदल रहे हैं तो कुछ ना तो कुछ हम लोगों को बदलाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखोगे रूट्स इन द ओबामा बाइडन एरा, तो फॉर इंडिया दिस वुड मीन सम कंफर्ट इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन विल शो ओवर द यूएस पॉलिसी विद इंडिया। ओके, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो अब बाइडन आ रहे हैं, बाइडन, तो फिर यहाँ पर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि इंडिया जो है बाइडन और इंडिया के साथ भी रिलेशंस, बाइडन के यूएसए में और इंडिया के यहाँ पर रिलेशंस जो हैं वो अच्छे रहने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर ट्रंप के साथ हम लोग को कभी कभी डिस्प्यूट देखने को मिल जाते थे, चलो वो देखने को मिलेगा अभी जब जैसे जैसे सब कुछ होगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा आता है यहाँ पर इस चीज़ को लेकर, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर क्या टॉपिक है, देखो जो भी हमारे डिसेबल पर्सन होते हैं, अपाहिज लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे व्हील चेयर, बैसाखी और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई इन पे जीएसटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
इन पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि बेसिकली जो है इनके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। ज़रे से टैक्स की वजह से ही ये लोग फिर खरीदना नहीं खरीदते हैं, ठीक है। अब टैक्स इसमें लग जाता है, टैक्स की वजह से थोड़ा इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर टैक्स नहीं होगा तो इनकी कॉस्ट लो रहेगी, तो कॉस्ट लो रहेगी तो ये खरीद लेंगे, जो डिसेबल पर्सन है, हमारा अपाहिज लोग हैं। लेकिन अगर जो है यहाँ पर टैक्स लगता है इसके ऊपर, तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी, तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम हो सकती है डिसेबल पर्सन के लिए। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें बोली गई। एक केस हुआ, केस के अंदर एक पेटिशनर आए, पेटिशनर ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी, जिसने यहाँ पे केस उठाया, इस केस को आप कह सकते हो यहाँ पे उठाया, मुद्दा उठाया। तो फिर यहाँ पर ये बोला गया कि ये ऐसा जो भी यहाँ पे हमारे अपाहिज लोग हैं, डिसेबल पर्सन है, तो इनके लिए यहाँ पर ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, डिसेबल पर्सन के रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पर अभी जीएसटी, जो जीएसटी काउंसिल है उसने तो मना कर दिया है कि यहाँ पर ऐसा होगा, जीएसटी क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्यों होगी जीएसटी। तो फर्स्ट अप्रोच में देखें तो जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पर ये रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पर रिजेक्ट करना चाहिए था, नहीं चाहिए था, आप लोगों को बताना चाहिए मुझे, ठीक है। पहले आप लोग सुनो कि यहाँ पर बात करी जा रही है कि जो जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल ने बोला कि भाई जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, अगर इक्विपमेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरर को नुकसान होगा। मैन्युफैक्चरर को क्या होगा, नुकसान होगा। कैसे होगा, आप लोग देखो कि अगर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर को जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है हमारा, अगर उसका टैक्स नहीं मिलेगा तो उसको ही तो नुकसान होगा, क्योंकि वो अगर कहीं से रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, वो तो टैक्स पे करके रॉ मटेरियल परचेज करेगा। लेकिन वो रॉ मटेरियल जब टैक्स पे करके परचेज करेगा, मान लो ये हमारी व्हील चेयर है, ये एल्यूमिनियम से बननी है, तो वो एल्यूमिनियम खरीद के लाएगा बाहर से, तो वो उस पर टैक्स देगा, और लाकर जो है अपना ये बनाएगा, फिर उसके बाद उस पर टैक्स नहीं लेगा वो, ठीक है। तो फिर जो है उसको नुकसान होगा। तो यहाँ पर उसको देखते हुए बात करी गई कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इंसेंटिव्स नहीं मिल पाएंगे इसके थ्रू, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को जो है यहाँ पर ये घाटा हो सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी गई, और साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला गया जीएसटी के काउंसिल के द्वारा कि जो ये सिचुएशन है, ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, दोनों तरफ से सिचुएशन यहाँ पे विन विन होनी चाहिए, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पे देखो, देखने को मिलेगा आप लोगों को कि जो टैक्स इम्पोज करे जा रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनके ऊपर अगर टैक्स इम्पोज करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, अगर इनके ऊपर टैक्स इम्पोज करे जा रहे हैं, तो ये वॉयलेट कर रहे हैं एक तरीके से फंडामेंटल राइट को। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो डिसेबल पर्सन है वो इनको परचेज नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर उनके लिए हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि उनको जीएसटी कम करके, तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने भी अपना मुद्दा रखा कि जीएसटी काउंसिल क्यों नहीं कम कर सकता। ओके, तो यहाँ पर कुछ हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे। अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, जो जीएसटी काउंसिल है वो क्या करेगा। जीएसटी काउंसिल देखो क्या कर सकता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनकी तरह स्टेप ले सकता है। कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने काम करा है, ये कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर अलग कर दिया टैक्स को। यहाँ पे जो मोबिलिटी एड्स वगैरह है, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, यानी कि जो इक्विपमेंट्स हैं इनके ऊपर टैक्स नहीं है। तो हम उसकी तरह कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जो ये टैक्सेशन आफ्टर ऑल एक टूल है, ठीक है, एक इंटेंट है टू आर्ग्यूमेंट जनरल वेलफेयर का। इट इज़ टाइम, यहाँ पे ऐसा टाइम है कि हमें रिकॉग्नाइज करना है एक अनरीजनेबल लेवी और कैन डीपली कॉम्प्रोमाइज फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स। ओके, यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा। और जो है क्या अगर हम लोग थोड़ा सा बहुत कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को स्टेप को ज़रूर उठाना चाहिए, अगर हम कहीं से कहीं भी हमारे लिए पॉसिबल हो, क्योंकि ये डिसेबल पर्सन की बात है ना। उसके बराबर वाला जो आर्टिकल है एलिमोनी गाइडलाइंस के बारे में, ये है मैट्रिमोनल डिस्प्यूट से रिलेटेड, कि यहाँ पे किसी का डाइवोर्स वगैरह हो जाता है, तो वेमेन को जो है उसका जो हस्बैंड है मेंटेनेंस पे करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी गई है कि डाइवोर्स अगर होता है, तो वेमेन का कोई बच्चा है, यानी हस्बैंड वाइफ का कोई बच्चा है, तो वो उस बच्चे के लिए भी मेंटेनेंस पे करेगा। तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कल की सुबह 5 बजे वाली वीडियो में अपलोड कर रखा हूँ। मैंने डिटेल में उस कल की सुबह जो 5 बजे वाली वीडियो है, उस मैंने डिटेल में समझा रखा है। ओके, तो उसे जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है इसके बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट समझने को मिलेगा कि क्या है इसके बारे में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।